अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल मसल्स और ये एमडी कैट के लिहाज से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं। ऐसे मसल्स जो कि स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं और वो मूवमेंट ऑफ बोन्स में हेल्पफुल होते हैं, उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ये आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वाले जो मसल्स हैं इनको हम अपने होशो हवास में कंट्रोल करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी वजह से ऐसे मसल्स को हम वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। इसके बाद स्केलेटल मसल्स में हमारे पास ये इस तरह करके कुछ बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स, जो कि मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा। इसलिए हम इनको स्ट्रेटेड और स्ट्रिप मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रिएशंस होती हैं लाइट और डार्क बैंड्स की शक्ल के अंदर। बाद हमारे पास एक टर्म है टेंडन्स। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास फाइबर्स होते हैं जो कि बोन को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं, बोन को मसल के साथ अटैच करते हैं। ऐसे फाइबर्स को हम टेंडेंस कहते हैं। और आपने ये एक इनकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये नॉन इलास्टिक होते हैं, यानी इनमें इलास्टिसिटी पाई नहीं जाती। तो ये टेंडन के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन है इनकी, इसके छोटे से फीचर्स हैं। हमारे पास आ जाते हैं मसल का स्ट्रक्चर। अगर हम मसल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास एक मसल था जिसको हमने क्रॉस सेक्शनली कट किया है, मसल था। तो एक मसल को जब हमने कट किया तो हमने देखा कि उसके अंदर बेशुमार मसल बंडल पाए जाते हैं। ये हमारे पास मसल बंडल है। यानी ये अगर मैं इनकी तरतीब लिखूं तो ये मसल था, मसल के अंदर जब हमने देखा तो उसके अंदर मसल बंडल पाए गए। मसल बंडल कुछ इस तरह के होते हैं, ये मैं आपको इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, मसल बंडल, मसल बंडल। और जब हमने मसल बंडल को क्रॉस सेक्शनली कट किया तो हमने देखा कि उसके अंदर बेशुमार मसल फाइबर पाए जाते हैं। मसल फाइबर, ये आपने तरतीब को याद रखना है। मसल फाइबर, सबसे पहले मसल था, फिर उससे मसल बंडल हुआ और उससे मसल फाइबर हमने देखा, मसल फाइबर। तो ये तरतीब थी इनकी। अब हम इन सारों को डिटेल से स्टडी करेंगे। ये जो मसल है ना, इसकी जो आउटर लेयर है ये आपने याद रखना है, इसको हम एपीमाइसियम कहते हैं, मसल की आउटर लेयर को एपीमाइसियम। ये मसल था। ये जो मसल बंडल है इसकी आउटर लेयर को हम पेरीमाइसियम कहते हैं, पेरीमाइसियम। और ये जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर को मसल सेल भी कहते हैं। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ फाइबर, मसल फाइबर, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। मसल फाइबर का दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि इसको मसल सेल भी कहते हैं। अब ये जो मसल है ना, मसल के अंदर मसल बंडल थे। ये जो एक मसल बंडल होते हैं ना, एक मसल बंडल, इसको आपने याद रखना है वन मसल बंडल, क्योंकि मसल के अंदर बेशुमार मसल बंडल्स होते हैं। तो जो एक मसल बंडल होता है ना उसको हम फेसिकल कहते हैं, फेसिकल। ये भी बात आपने याद रखनी है कि एक मसल बंडल को हम फेसिकल कहते हैं। ये फेडरल की बुक में लिखा हुआ है तो मैंने कहा कि आपको बता दूं। अब मसल भी देख लिया, मसल बंडल भी देख लिया, उसके आगे मसल फाइबर है हमारे पास। मसल फाइबर मसल सेल होता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं, आपकी बुक में लिखी हुई हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक उसने बताई है कि ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर की शेप का होता है और इसमें बेशुमार ओवल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर और वो किस शेप के होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। और उसके बाद इसका डायामीटर बताया हुआ है 10 to 100 नैनोमीटर। अब आपको पता है कि हर सेल का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। मैंने आपको बताया कि मसल फाइबर जो है वो भी एक मसल सेल है, उसको हम मसल सेल कहते हैं, तो उसका भी साइटोप्लाज्म होगा। उसके साइटोप्लाज्म को, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम देते हैं? सार्कोप्लाज्म,
सार्कोप्लाज्म। तो इसमें भी साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा? सार्कोप्लाज्म। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि इस साइटोप्लाज्म, जो आम साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसमें और सार्कोप्लाज्म में क्या फ़र्क है। तो आपने याद रखना है सार्कोप्लाज्म, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है। तो याद रखना है कि इसमें हमारे पास, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ, इसमें हमारे पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होती है ना, ग्लाइकोजन, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। स्लो स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है। इसमें हमारे पास लेस ग्लाइकोजन होती है। इसमें हमारे पास, जैसे आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है। इसी तरह एक और प्रोटीन होती है हमारे पास, मायोग्लोबिन, इसको, ये भी ऑक्सीजन को बाइंड करती है अपने साथ। तो ये जो मसल का साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें हमारे पास मायोग्लोबिन मौजूद होती है, मायोग्लोबिन। लेकिन जो आम सेल का साइटोप्लाज्म है ना, उसमें हमारे पास मायोग्लोबिन मौजूद नहीं होती, मायोग्लोबिन एब्सेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो पहले आपने सार्कोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखनी है कि दी साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म की आपने डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद ये दो पॉइंट्स लिख देने हैं, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और एमडी कैट के लिहाज से आपसे ये एमसीक्यूज की सूरत में पूछा जा सकता है, तो आपने वो भी याद रखना है। अब हम देखते हैं कि मसल फाइबर को, जब हम मसल फाइबर को हमने गौर से देखा ना, हाई मैग्निफिकेशन में, तो हमें पता चला कि मसल फाइबर के अंदर भी कोई चीज़ होती है। मसल फाइबर के अंदर भी एक चीज़ होती है जिसको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं, मायोफिब्रिल्स। ये हमारे पास 1 to 2 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है, और ये हमारे पास मसल फाइबर में मौजूद होती है। इसको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल्स में हमारे पास ना अल्टरनेट डार्क और लाइट्स बैंड मौजूद होते हैं। डार्क बैंड, डार्क बैंड मौजूद होता है, और लाइट बैंड मौजूद होता है। ये मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बात बताई थी, डार्क और लाइट बैंड, डार्क और लाइट बैंड। डार्क बैंड को हम ए बैंड कहते हैं, और लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। अब हम इनकी पोजीशन देख लेते हैं कुछ। ये हमारे पास ना, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ब्लैक ब्लैक, ये होते हैं हमारे पास थिक फिलामेंट, थिक मायोफिब्रिल फिलामेंट्स। और ये जो रेड में मैंने बनाए हैं ना, रेड, ये हमारे पास थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं, थिन मायोफिलामेंट्स, ठीक है। अब ये जो थिक मायोफिलामेंट है ना, इसकी पूरी लेंथ हम देखें ना ऐसे, तो ये जो बैंड बनता है ना यहाँ पे, ये हमारे पास ए बैंड होता है, या डार्क बैंड होता है ये। तो आप देखें ब्लैक है, मैंने ब्लैक से इसलिए बनाया क्योंकि डार्क नज़र आए। ये हमारे पास डार्क बैंड कहलाता है। इसको हम डार्क बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट गिरती है ना, तो वो ये उस लाइट को पोलराइज कर देता है। पोलराइज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चीज़ है, ये मैंने एक चीज़ बनाई है, एक पीस बनाया है, इसके ऊपर लाइट इस तरह गिरे। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप लाइट को किसी एक डायरेक्शन में कर दो, यानी इसके ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट गिरी, और इस गिरने के बाद उसकी डायरेक्शन एक ही हो गई, इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये जो बैंड है ना, जब इसके ऊपर लाइट गिरती है ना, तो ये उसको अपने अंदर से पास करने देता है, उसको पोलराइज कर देता है, जिसकी वजह से ये डार्क नज़र आता है। इसी वजह से हमने इसको नाम दिया डार्क बैंड का। और ए बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एन आइसोट्रोपिक है, ये लाइट को पोलराइज कर देता है, ये आइसोट्रोपिक नहीं है। और आई बैंड को हम लाइट बैंड कहते हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये उसको पोलराइज नहीं करता, ये उसको पास नहीं होने देता अपने अंदर से।
इसी वजह से हम इसको आई बैंड कहते हैं या लाइट बैंड कहते हैं। आई से क्या मुराद है? आइसोट्रोपिक। ए से क्या मुराद थी? एन आइसोट्रोपिक, यानी ये पोलराइज कर देता है, और आइसोट्रोपिक ये पोलराइज नहीं करता। तो ये आपने बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज है। तो ये जो मैंने डार्क डार्क बैंड्स बनाए हैं, ये पूरे के पूरे ए बैंड कहलाते हैं, ठीक है। और दो डार्क बैंड्स के दरमियान में जो जगह है ना, ये देखें, ये जो मैंने इतनी सी जगह है, इसको हम आई बैंड कहते हैं, लाइट बैंड कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए हमने आई ए बैंड और आई बैंड। कुछ आपकी बुक में बातें लिखी हुई हैं कि देखें, ये डार्क बैंड जो है, ये यहाँ लाइट बैंड, ये जो हमारे पास आई बैंड है, इसके अंदर भी थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इसकी ये वाली जगह ना, इतनी सी जगह, ये वाली, ये वाली, इसको हम एच जोन कहते हैं, एच जोन। एच का मतलब होता है हेले। हेले स्टैंड्स फॉर ब्राइट। ये जो इतनी सी जगह होती है ना, ये इसकी ब्राइट होती है, ठीक है। इसको हम एच जोन कहते हैं, ठीक है। और एच जोन के दरमियान से हमारे पास एक लाइन गुजर रही होती है, ऐसे करके, ऐसे। उस लाइन को हम एम लाइन कहते हैं, एम लाइन। ये मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, आप लोग याद रखिएगा कि उसको हम एम लाइन कहते हैं। और ये जो लाइट आई बैंड है या लाइट बैंड है ना, इसके दरमियान से भी एक लाइन गुजर रही होती है, जिसको हम जी लाइन कहते हैं, जी लाइन कहते हैं। जी लफ्ज़ है जो जुइशन से निकला है, जुइशन, जुइशन से ये लफ्ज़ निकला है। जुइशन का मतलब होता है बिटवीन। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपने याद रखनी है। अब हम इसके बाद देखेंगे मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसको आपको रिवाइज कराते चलूँ, तो ये हमने कहा था कि ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये हमारे पास क्या होता है? सारा डार्क बैंड होता है, डार्क बैंड होता है, या ए बैंड होता है। ए स्टैंड फॉर एनिसोट्रोपिक। और ये जो हमारे पास ये इतना सा होता है, ये हमारे पास लाइट बैंड होता है। ये मैं यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर दूँ अगर, तो ये हमारे पास लाइट बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, जिसको हम आई बैंड भी कहते हैं। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक, क्योंकि ये लाइट को पोलराइज नहीं करता, ये हमारे पास लाइट को पोलराइज कर देता है, ठीक है। आई बैंड के दरमियान में एक हमारे पास लाइन होती है, जिसको हम जी लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये देखें, अगर मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्क बैंड है, ये इस लाइट बैंड के नीचे भी आ रहा है, तो ये जो जगह, ये आपको पता है, दो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, तो ये ज़रा थोड़ी सी डार्क हो जाएगी ज़्यादा। और ये जो ये वाली जगह है इतनी सी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डार्क बैंड अकेला ही है, तो ये इसकी निस्बत थोड़ी सी कम डार्क होगी। और ये इसको हम एच जोन कहते हैं, मीन्स ब्राइट। ये अपने साथ वाले इतने से हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होगी, क्योंकि उसके उस हिस्से के ऊपर, इतने वाले हिस्से के ऊपर हमारे पास ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हमारे पास लाइट बैंड भी आ रहा है, तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगी। लेकिन ये जो दरमियान वाला है इसका, ये वाला थोड़ा सा इतना सा हिस्सा, ये हमारे पास ब्राइट होगा, इसलिए हम इसको एच जोन कह रहे हैं। और एच जोन के दरमियान से एक लाइन गुजरती है, जिसको हमने क्या कहा था? एम लाइन, एम लाइन, ठीक है। ये आपने याद रख लेना। अगर मैं यहाँ पे भी एक जी लाइन ड्रा करूँ, तो ये जो दो जी लाइंस हैं, इनके दरमियान में जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये जो पूरा पोर्शन है एक जी लाइन से लेके दूसरी जी लाइन तक, इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। जैसे किडनी का आपने एक यूनिट पढ़ा था, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, ब्रेन में या इस तरह की चीज़ों में न्यूरॉन्स होते हैं। इसी तरह मसल्स में भी कुछ हमारे पास यूनिट्स होते हैं, जो उसके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं, जिसकी वजह से मसल काम करता है, उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर, सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो यहाँ से आपने सार्कोमेयर की डेफिनेशन भी याद रखनी है, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो यहाँ से आपने सार्कोमेयर की भी डेफिनेशन याद रखनी है। अब हमारे पास आ जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो मैंने आपको बताया था कि मसल फाइबर के अंदर मसल, ये मैंने इस तरह एक मसल फाइबर बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे पास मायोफिलामेंट्स होते हैं, थिक और लाइट बैंड होते हैं। अब वो जो थिक और लाइट बैंड बनाए थे ना, वो मैंने कुछ इस तरह बनाए थे,
ये इस तरह और नीचे ये मैंने कुछ इस तरह आपके पास थिक और लाइट बैंड बनाए थे। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो ये डार्क बैंड होता है ये पूरा आपका पूरा हमारे पास ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है डार्क बैंड होता है, और दो ब्लैक के दरमियान जितना वाला फासला होता है वो हमारे पास लाइट बैंड होता है। तो ये जो ये रेड है मैंने बनाया है और ये जो डार्क मैंने बनाया है, ये क्या चीज़ होती हैं? तो इस चीज़ को देखने के लिए ना हम मायोफिलामेंट्स की स्टडी करते हैं कि मायोफिलामेंट्स असल में है क्या। तो ये जो मैंने ब्लैक से बनाया था ना इसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट, और ये जो मैंने रेड से बनाया था ना इसको हम कहते हैं थिन फिलामेंट्स। इन थिक और थिन फिलामेंट्स की वजह से ही हमारे पास ए और आई बैंड बनते हैं। ये जो पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है इसको हम कहते थे डार्क बैंड या ए बैंड, और दो थिक फिलामेंट्स के दरमियान जो ये इतना सा फास्ट डिस्टेंस है या इतनी सी जगह है इसको हम कहते थे ए बैंड, आई बैंड सॉरी, आई बैंड या लाइट बैंड। तो ये जो आई और ए बैंड्स है ना असल में वो मायोफिलामेंट्स की वजह से बनते हैं। मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, या मायोफिलामेंट्स को मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, थिक और थिन फिलामेंट्स। अब हम एक एक करके थिक और थिन फिलामेंट्स को देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थिक फिलामेंट्स का जो डायोमीटर होता है वो 16 नैनोमीटर होता है राउंड अबाउट, और थिन फिलामेंट का 7 to 8 नैनोमीटर होता है। अब हम एक एक करके देखेंगे थिक फिलामेंट को और थिन फिलामेंट को। मैं यहाँ पे थिक फिलामेंट सबसे पहले आपको बताता हूँ कि थिक फिलामेंट क्या होता है। थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट मैंने आपको बताया 16 नैनोमीटर डायमीटर होता है उसका। और थिक फिलामेंट्स जो होता है ना वो हमारे पास एक प्रोटीन होती है मायोसिन, उससे मिलके बनता है। और इसकी जो शक्ल होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है कि हमारे पास इस तरह दो टेल्स होती हैं, और एंड पे जाके ये हमारे पास इस तरह के हेड्स बना देती हैं। ये हमारे पास थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास म्योसिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और आपने याद रखना है कि ये जो हेड ये हमारे पास हेड्स होते हैं और ये हमारे पास टेल्स होती हैं, टेल्स होती हैं। और यहाँ पे कुछ बातें आपने याद रखनी है कि मायोसिन के अंदर, मायोसिन प्रोटीन के अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं। मैं आपको बताता भी हूँ कि वो कौन सी होती हैं। ये देखें दो तो आपको ये नज़र आ रही हैं, एक और दो। तो टेल्स के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं, और एक एक हेड के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं। दो इसमें और दो ये, टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। और एक और एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं कि हेड्स जो होती हैं ना इनको हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। ये मैं आपको जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें जाके बताऊंगा कि इनको हमने क्रॉस ब्रिजेस क्यों कहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं लगेगी। ठीक है। और एक और एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट कि एक थिक फिलामेंट के अंदर ना, एक थिक फिलामेंट के अंदर 300 मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हम थिन फिलामेंट को देखेंगे। थिन फिलामेंट हमारे पास तीन प्रोटीन से मिलके बनता है, तीन प्रोटीन से मिलके बनता है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से मिलके बनता है ये हमारे पास। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्टिन हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं इसके अंदर, ट्रोपोमायोसिन के अंदर भी 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और ट्रोपोनिन के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये एक्टिन की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हमारे पास इस तरह, ये एक्टिन की पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह करके ट्रोपोमायोसिन की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, कुछ इस तरह करके हमारे पास इसकी होती हैं ट्रोपोमायोसिन की चेन्स। अब ये जो मैंने एक्टिन बनाया था ना, इस
एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ये जो आपको एक ही नज़र आ रहा है ना गोल सा, इसको हम कहते हैं जी एक्टिन। और ये वो जगह होती है जहाँ पे मैंने वो जो ये जो मैंने मायोसिन बनाया था उसके जो हेड्स बनाए थे मैंने इस तरह करके, ये जो हेड्स होती है ना, ये यहाँ पे आके जुड़ते हैं ये जी एक्टिन के साथ। जी एक्टिन के ऊपर एक जगह होती है जहाँ पे आके ये हेड्स जुड़ते हैं हमारे पास जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से ये जो हमारे पास हेड्स थे, मैंने इनको क्रॉस ब्रिजेस कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये हेड्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास आके यहाँ पे जुड़ते हैं। जी एक्टिन होता है ये हमारे पास, इसकी जो शेप होती है वो किडनी की तरह की होती है। अब ये जो एक है, इसको हमने जी एक्टिन कह दिया। ये जब सारे मिलते हैं आपस में और पॉलीमराइज करते हैं तो उससे हमारे पास एफ एक्टिन बन जाता है, उसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। तो ये एक हमारे पास जी एक्टिन था, वो सारे मिले उन्होंने एफ एक्टिन बना दिया, ठीक है। और ये जो दो, ये आपको दो चेन्स नज़र आ रही हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ ट्रोप एक्टिन कहलाती हैं। और इसके ऊपर हमारे पास ट्रोपोमायोसिन की दो चेन्स हैं जिन्होंने इसको कवर किया हुआ है। अब एक चीज़ हमारे पास रहेगी ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन की पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ इस तरह होती है, एक हमारे पास एक्टिन के साथ जुड़ी होती है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी होती है, और एक हमारे पास इधर मौजूद होती है, ये कैल्शियम के साथ जुड़ने के लिए होती है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है। ये जब हम आगे सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि तीन चेन्स होती हैं इसकी, एक हमारे पास एक्टिन के साथ जुड़ी होती है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी होती है, और एक कैल्शियम के साथ जुड़ी होती है। और एक एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ की इंफॉर्मेशन है जो कि आपके बुक के पेज के बिल्कुल एंड पे लिखी हुई है कि ईच म्योसिन मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन मॉलिक्यूल्स। एक म्योसिन के गिर्द 6 एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने उसको सराउंड किया होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम के लिहाज से समझाऊं, तो मैंने ये इस तरह की कुछ एक डायग्राम बनाई थी इस तरह करके। तो ये जो डार्क मैंने बनाया है ना, ये म्योसिन है। ये म्योसिन जो मैंने इस तरह की शक्ल बनाई थी, म्योसिन की डायग्राम, ये कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे हेड्स जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। और ये जो ये थिन फिलामेंट है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनती है जो मैंने आपको बताया, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये जो म्योसिन के हेड्स होते हैं ना, ये वाले ऐसे हेड्स, ये ऊपर आके ना यहाँ पे एक्टिन के साथ जुड़ जाते हैं और एक्टिन को खींचते हैं, जिसकी वजह से मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये आगे एक टॉपिक आएगा हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, उसमें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, शुक्रिया।